हम इंडियंस को सैक्रिफाइसेस को ग्लोरीफाई करने की बहुत आदत हो गई है। जब एक महिला अपने सपने, अपने एम्बिशंस को छोड़कर सिर्फ घर परिवार चलाती है, तब हम उससे सेलिब्रेट करते हैं, उसे एक मिसाल की तरह देखते हैं। और आजकल सोसाइटी में कॉमन बिलीफ भी देखने मिल रहा है, जहां एक महिला को जो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है, बच्चों को तैयार करती है, ऑफिस जाती है, ऑफिस का काम करती है और शाम को वापस घर आकर फिर से खाना बनाने में जुट जाती है, ऐसी महिलाओं को हम आजकल सुपर वुमेन कहने लग गए हैं। ये सब कितना सही है या फिर वैलिड है, इस पर हम इस वीडियो में बात जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन आज मैं अचानक से सुपर वुमन की बात क्यों कर रही हूँ? बिकॉज देयर हैज बीन अ ट्रू सुपर वुमन इन इंडिया, जिन्हें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, जिनके काम को हमें सराहना चाहिए। वी शुड हाइप हर एज मच एज पॉसिबल। वो है देवी अहिल्याबाई होळकर। अहिल्याबाई होळकर वॉज द क्वीन ऑफ मारवा इन द 18th सेंचुरी, जिन्होंने लगभग 30 साल राज किया। अपने 30 साल के राज में अहिल्याबाई ने पूरे भारत के सामने एक अच्छे प्रशासक का उदाहरण प्रस्थापित किया। शी वॉज नोन फॉर गुड गवर्नेंस, प्रोग्रेसिव थिंकिंग एंड हर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इन डिवोशन एंड भक्ति। अगर हम ये कहें कि 18वीं सदी में अहिल्याबाई होळकर ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज्यादा काम किया, तो वो गलत नहीं होगा। उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया, ये जानने के पहले एक झलक देखते हैं उनके पर्सनल लाइफ की। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के एक छोटे से चौंडी नाम के गांव में हुआ था, जो अभी करंटली अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। उनके पिता माणकोजी शिंदे अपने गांव के पाटिल थे, जिन्होंने अहिल्याबाई को बचपन से ही पढ़ना लिखाना सिखाया था। तो मल्हारराव होळकर चौंडी गांव से गुजर रहे थे, तब उनकी मुलाकात 8-9 साल की एक चुलबुली लेकिन एक ब्रेव लड़की से हुई, जो अपना मिट्टी का शिवलिंग घोड़ों से बचाने के लिए वहां पर डटकर खड़ी थी। वो थी छोटी अहिल्या। छोटी अहिल्या ने मल्हारराव को उस एक मुलाकात में ही इम्प्रेस कर दिया और मल्हारराव ने उन्हें अपने 10-11 साल के बेटे खंडेराव के वधू के रूप में चुन लिया। अहिल्याबाई की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और नॉलेज ग्रास्पिंग पावर देखकर ससुर मल्हारराव होळकर ने उन्हें कम उम्र से ही अपने पॉलिटिकल डिस्कशंस में शामिल करना शुरू कर दिया था। ससुर मल्हारराव के साथ साथ सास गौतमाबाई के अंडर अहिल्याबाई पॉलिटिक्स, वॉरफेयर टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सीखने लग गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, ऐसे लोगों की भगवान भी परीक्षा देखता है। सिर्फ 30 साल की उम्र में पति खंडेराव की मृत्यु के बाद और उसके कुछ सालों बाद ससुर मल्हारराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ पड़ी। इस समय अपने अडॉप्टेड बेटे को राजगद्दी पर बिठाकर अहिल्याबाई ने खुद ने सारा व्यवहार संभाला। अपने राज्यकाल में अहिल्याबाई ने बहुत से पर्सनल लॉसेस देखे। उन्होंने अपने सामने पति, सास, ससुर, अपना खुद का बेटा मालेराव, बेटी मुक्ताबाई, जमाई, इन सबकी मृत्यु देखी। फिर भी वो टूटी नहीं और एक सच्चे प्रशासक की तरह अपना राजकारभार संभालती रही। उनके इसी अच्छे प्रशासन का उदाहरण हमें देखने मिलता है उनके द्वारा किए गए टेम्पल रिस्टोरेशंस में। महारानी अहिल्याबाई को भारत के इतिहास में सबसे बड़ी टेम्पल रीबिल्डर माना जाता है। औरंगजेब और भारत के दूसरे इन्वेडर्स ने जो भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों और मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अहिल्याबाई ने अपने पर्सनल फंड से उन सभी का रिकंस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन करवाया था। खास बात यह है कि उनका ये कार्य सिर्फ उनके मालवा राज्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका ये कार्य उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें कुछ चीफ एग्जाम्पल्स है, जैसे काशी विश्वनाथ के मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन, वहां पे नदी पर घाट का निर्माण करना, धर्मशालाएं बनाना, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो, ओंकारेश्वर का मंदिर हो, रामेश्वरम का मंदिर हो, इन सारे मंदिरों में अहिल्याबाई ने नए शिवलिंग प्रस्थापित किए, मंदिरों का रिकंस्ट्रक्शन का काम करवाया, नदियों पे घाट बनवाए। अहिल्याबाई ने इन सब कामों के लिए अपने प्रजा पर कभी टैक्स नहीं लगवाया। ये सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए उन्होंने अपने पर्सनल फंड से, जो मल्हारराव होळकर ने उन्हें दी थी, उसी का यूज किया और उसी से ये सारे कार्य किए। अब जहां एक महिला प्रशासक होती है, वहां समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हमें देखने ही मिलता है। बिकॉज द क्वीन ब्रिंग्स दिस चेंजेस इन सोसाइटी विद सेंसिटिविटी। और यही सेंसिटिविटी हमें देखने मिलती है जब अहिल्याबाई होळकर ने अपने राज्य के महिलाओं के लिए काम किया। अहिल्याबाई होळकर ने सिर्फ आने वाले भविष्य के लिए ही सपने नहीं देखे, बल्कि उन्होंने महिलाओं को भविष्य को एक शेप देने के लिए ग्राउंड रियलिटी पर काम किया। अगर हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कानूनी फैसले या फिर 18th सेंचुरी के कुछ रूढ़ियों को तोड़ने के तरीके अगर देखें, तो उनके सपनों की महिला और भविष्य के महिलाओं के लिए उनका विजन, ये सब बहुत क्लियर नजर आता है। देवी अहिल्याबाई के लिए एक एम्पावर्ड वुमन वो नहीं थी जो सिर्फ घर के कामों तक सीमित रहे। उनके विजन में ये पिलर सबसे जरूरी थे। इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट। अहिल्याबाई का मानना था कि सच्ची डिग्निटी तभी मिलती है जब महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। उस जमाने में जब महिलाओं के पास ज्यादा इकोनॉमिक्स राइट्स नहीं थे, तब अहिल्याबाई होळकर ने कुछ रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स उठाए। शहीद सैनिकों की विधवाओं को और महिलाओं को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए
उन्होंने अपने कैपिटल महेश्वर में महेश्वरी साड़ी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। यहाँ पर उन्होंने बाहर से कारागिर बुलाकर महिलाओं को ट्रेन किया और इसके वजह से एक लोकल क्राफ्ट महिलाओं के फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का जरिया बन गया। उन्होंने उस समय के ट्रेडिशनल सोशो लीगल सिस्टम को चैलेंज किया और महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स दिलवाए। उन्होंने ये नियम बनाया कि एक विधवा को बच्चा गोद लेने का और अपने पति के संपत्ति अपने पास रखने का पूरा हक है, ताकि ससुराल वाले उसका फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअली अवेकेंड। उस दौर में जहां महिलाओं के एजुकेशन पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, अहिल्याबाई खुद एक बहुत बड़ी मिसाल थी। वो वेल रेड, आर्टिकुलेट और पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट थी। वो जानती थी कि नॉलेज ही समाज में आगे बढ़ने का टूल है। इसलिए उन्होंने अपने मालवा राज्य में कई स्कूल्स खुलवाए जहां लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी इक्वल एंट्री मिलती थी। उनके सपनों की महिला वो थी जो पढ़ लिख सके, स्टेट क्राफ्ट यानी शासन को अच्छे से समझ सके और समाज के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में बराबरी से अपनी बात रखे। करेजियस एंड रेडी फॉर लीडरशिप। अहिल्याबाई ने महिलाओं को कमजोर समझने वाले स्टीरियोटाइप्स को पूरी तरह तोड़ दिया। पति के निधन के बाद उन्होंने ससुर मल्हारराव होळकर से मिलिट्री ट्रेनिंग ली और वो जानती थी कि महिलाएं क्या अचीव कर सकती हैं। शी यूज्ड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो खुद युद्ध के मैदान से सेना को लीड करती थी। उन्हें खुद को घुड़सवारी आती थी। वो तलवार चलाना, दान पट्टा चलाना, सेल्फ डिफेंस टैक्टिक्स ये सब जानती थी। राज्य के सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक ऑल विमेन्स मिलिट्री यूनिट बनाया था। उनके हिसाब से एक महिला सिर्फ घर चलाने में ही नहीं बल्कि देश की रक्षा में, डिप्लोमेसी और युद्ध की कला में भी उतनी ही एक्सपर्ट हो सकती है। सोशली डिग्निफाइड एंड फ्री फ्रॉम द ऑप्रेसिव ट्रेडिशंस। राजमाता अहिल्याबाई एक ऐसी पायनियर थी जिन्होंने उन सभी रिग्रेसिव कस्टम्स का खुलकर विरोध किया जो महिलाओं के लाइफ को दबा देती थी। उन्होंने सती प्रथा का डटकर विरोध किया। उस दौर में सदियों पुराने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने विधवा विवाह यानी विडो रिमैरिज को भी बढ़ावा दिया और दहेज जैसी प्रीडेटरी सिस्टम्स को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए ताकि महिलाओं की वैल्यू उनके काबिलियत से हो, किसी ट्रांजैक्शन से नहीं। अहिल्याबाई होळकर का विजन एक ऐसे फ्यूचर का था जहां महिलाएं समाज के बदलाव में सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर नहीं बल्कि ड्राइविंग फोर्स बने। उनकी ड्रीम वुमेन वो है जो सेल्फ सफिशिएंट हो, एजुकेटेड हो, लीगली प्रोटेक्टेड हो और फिजिकली करेजियस हो, जो काइंडनेस और मॉरल वैल्यूज के साथ साथ अपने स्ट्रेंथ को भी बहुत अच्छे से जानती हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के साधन और महिलाओं के लिए एजुकेशनल स्पेसेस बनाकर उन्होंने मॉडर्न जेंडर इक्वालिटी और वुमेन लेड गवर्नेंस का एक रियल ब्लूप्रिंट तैयार किया था। दिस इज व्हाई वी कॉल अहिल्याबाई होळकर द ट्रू सुपर वुमन ऑफ इंडिया। तो महारानी अहिल्याबाई होळकर के बारे में जानने के बाद आज अभी खुद से एक सवाल करते हैं, तो क्या आज 300 साल बाद आज की लड़कियां, आज की महिलाएं अहिल्याबाई के सपनों के विमेन की तरह बन पा रही है? वेल, ऑलमोस्ट यस. It took us 300 years, but I guess almost yes. Imagine the number of people that had to stand for women in these 300 years. Imagine the changes that we needed to bring in our society in all these 300 years. ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक बहुत ही रिग्रेसिव स्टेज में चला गया था जहाँ पे एक पूरा अपसाइड डाउन टर्न बहुत जरूरी था, जिसे लाने में हमें शायद 300 साल लग गए। यहाँ पे हमें मानसिकता बदलने की जरूरत थी। यहाँ पे हमें कई सारे ट्रेडिशनल कस्टम्स को कंप्लीटली बंद करने की जरूरत थी। एक ऐसे भारत से आकर जहाँ पे गार्गी और मैत्री जैसे विद्वान पंडिता होके गई है, वहाँ से लेकर एक ऐसे भारत तक जहाँ पे विमेन एजुकेशन भी कंप्लीटली बैन था, ऐसे भारत से आज हम जो यहाँ पहुँचे हैं 2026 में, जहाँ पे women have finally found their voice और are still finding their own voice। हमने शायद बहुत कुछ देखा है। ये 300 साल हमें यही बताते हैं कि समाज में अगर आपको एक छोटा सा भी बदलाव लाना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अंत में बहुत राह भी देखनी पड़ती है उस बदलाव को सबने एक्सेप्ट करने तक। एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट ईजी। कई लोगों ने अपने ही लोगों के खिलाफ इसमें आवाज उठाया है, वो अपनी जगह पर बने रहे हैं, तभी जाकर ये सारे सोशल रिफॉर्म्स हम इतने सालों में देख पा रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला, उसमें फाइनली कुछ चेंजेस हम अपने लिए कर पाए या फिर हम कुछ डिमांड्स अपने लिए कर पाए। और जैसे मेरा एक बहुत पसंदीदा डायलॉग है एक मूवी से कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। आज हमने आजादी के 78 सालों में देखा है कि विमेन राइट्स के लिए भी हमने धीरे धीरे चेंजेस देखे हैं, भले ही वो लूप होल्स की वजह से हो या फिर बदलते हुए समाज और बदलते हुए मानसिकता की वजह से हो। आज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में भी महिलाओं के लिए काफी लीगल राइट्स बनते हुए देखे हैं। उसमें अगर कुछ लीगल राइट्स की बात करें तो जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, यहाँ पे हर लड़की को, हर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है। देयर आर राइट्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी केसेस। बदलते वक्त के साथ साथ भारत सरकार ने महिलाओं को लीगली प्रॉपर्टी राइट्स भी दिलवाए। देयर इज राइट टू सेफ अबॉर्शन, अगर कोई महिला एक बच्चा नहीं चाहती तो एक सेफ पीरियड के अंदर उसे अबॉर्शन करने का भी राइट हम देते हैं। देयर इज राइट अगेंस्ट अरेस्ट, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय में एक महिला अपना अरेस्ट होना डिनाई कर सकती है। इसके साथ साथ राइट अगेंस्ट फीमेल फिटिसाइड, मैटरनिटी लीव राइट, ये सभी भारत सरकार हमारे महिलाओं को प्रदान करती है। प्लीज नोट डाउन। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर महिला समृद्धि योजना, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स जैसे काफी स्कीम्स है जो विमेन सेंटर्ड है और भारत सरकार यहाँ महिलाओं को प्रोत्साहित करती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और काफी सारी सुविधाएं भारत सरकार ने महिलाओं के लिए उपलब्ध कर दी है। टुडेज विमेन शुड डेफिनेटली नो ऑल दिस पॉइंट्स। आज हम अलग अलग प्रोफेशनल सेक्टर्स में भी महिलाओं को काम करते हुए देख रहे हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, यही नहीं बल्कि डिफेंस सिस्टम में भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब में विमेन ऑफिसर्स हमें देखने मिल रहे हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही कॉन्फिडेंटली लीड भी करते हैं। आई थिंक वी कैन से दैट टुडेज वुमेन इज स्लोली गेटिंग टू द पॉइंट व्हिच अहिल्याबाई ड्रीम्ड ऑफ। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से वही मुद्दा रीइंस्टेट करना चाहूंगी, 300 साल। भारत में अहिल्याबाई होलकर जैसे एक पावरफुल वुमेन होने के बाद भी आज हम 300 साल बाद इस स्थिति तक पहुंचे हैं और ये यही बताता है कि पैट्रियार्की हमारे इतने अंदर तक घुस चुकी है कि ये सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए हमें लगभग 3 सेंचुरीज खर्च करनी पड़ी। वेयर द गर्ल्स और विमेन डिडंट ओनली हैव टू फाइट विद द मेन इन द सोसाइटी बट ऑल्सो द विमेन इन सोसाइटी टू। और यहाँ मैं सबसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, जहाँ आज हम कह रहे हैं कि अहिल्याबाई की ड्रीम वुमेन हम लगभग बन गए हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट है, फिजिकली करेजियस है, पॉलिटिकली एक्सप्रेसिव है। आज ये सब होने के बाद क्या हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इस women को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? I mean the women really fought for themselves, they stood on their grounds, they are moving forward now, they are making progress. But is the society really prepared to accept these kind of women right now? क्योंकि आज जो हम कुछ केसेस देख रहे हैं जहाँ पे एजुकेटेड फैमिलीज भी डाउरी के लिए प्रेशराइज कर रही है या फिर अपने घर की बहू को मेंटली इतना हरास कर रही है जो वो सुसाइड करने पर उस पे नौबत आ रही है। सो इज अवर सोसाइटी रियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वुमेन? मुझे ऐसा लगता है अभी हमें समाज में इस तरह का बदलाव लाने की जरूरत है जो इस विमेन को एक्सेप्ट करे। सो इज देयर अ नीड टू ब्रिंग चेंजेस इन द मेंस मेंटालिटी और द मेंस कंडीशनिंग? क्या हमें पूरे समाज को फिर से बदलने की जरूरत है, लेकिन एक उल्टी तरह से? और जैसे शुरुआत में मैंने कहा सुपर वुमेन, आई थिंक सुपर वुमेन इज अ मिथ. It's not possible. Why are women always expected to do multitasking, to perform every little task in the house? Gender equality तभी establish होगी जब हम आने वाली पीढ़ी को खाना बनाना और साफ सफाई करना ये काम जेंडर न्यूट्रल की तरह समझाएंगे और उन्हें सिखाएंगे, ना कि ये काम लड़कियों का है और ये काम लड़कों का है. जेंडर इक्वालिटी तभी प्रस्तावित होगी जब थक हार से ऑफिस से आने के बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ मिलके खाना बना रहे हैं या फिर मिलके घर का काम कर रहे हैं. वेल, दिस आर माई पर्सनल थॉट्स. वी कैन सर्टेनली अग्री टू डिसअग्री. आज के विमेंस के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए. अहिल्याबाई होलकर के सपनों की महिला क्या हम आज सच में बन पाए हैं या नहीं, इस पे आपका क्या ख्याल है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए. भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमें और क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए. और इसके साथ साथ मैं आज के लड़कियों और महिलाओं से भी कुछ अपील करना चाहूंगी. इंडिपेंडेंट बनिए, सेल्फ सफिशिएंट बनिए, अपने ओपिनियन जाहिर कीजिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस खुद लेने की कोशिश कीजिए. अगर आपके ससुराल में, आपके ऑफिस में, आपके किसी भी फ्रंट पर अगर आप पर किसी भी बात का प्रेशर है या फिर आपको किसी भी बात के लिए फोर्स किया जा रहा है तो उस पर अपनी आवाज उठाइए, अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से ये सारी बातें शेयर कीजिए. अपना ध्यान खुद रखना सीखिए, अपने पैसे खुद कमाना सीखिए, अपनी रक्षा खुद करना सीखिए. तभी हम अहिल्याबाई होलकर के सपनों की महिला को साकार कर पाएंगे. ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका महिलाओं की तरफ देखने का नजरिया और सोसाइटी की तरफ देखने का नजरिया थोड़ा सा भी बदल गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सिर्फ महिलाएं नहीं, इसे सबके साथ शेयर कीजिए. और भारत पे बने ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है. जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोलर भारत.